जीत आपकी कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी, जिसे लिखा है शिव खेड़ा ने। अध्याय 8, अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके। फ्रेडरिक नीत्जे ने कहा है कि जिसे उड़ना सीखना हो उसे पहले खड़ा होना, चलना और दौड़ना आना चाहिए। अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके। पहला कदम, जिम्मेदारी स्वीकार करें। अल्बर्ट हॉवर्ड ने कहा है कि जिम्मेदारियां उस व्यक्ति की तरफ खींची चली आती हैं जो उन्हें कंधे पर उठा सकता है। जब लोग अतिरिक्त जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं तो दरअसल वे अपनी उन्नति का दरवाज़ा खोल रहे होते हैं। जवाबदेही को स्वीकार करना ही जिम्मेदार व्यवहार है और यह उसकी समझदारी और परिपक्वता को दिखाता है। जिम्मेदारी कबूल करने की भावना हमारे नज़रिए और उस माहौल की छवि होती है जिसमें हम काम करते हैं। ज़्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर तुरंत श्रेय ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अगर एक व्यक्ति जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करता तो उसे छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए आपका मकसद जिम्मेदारी व्यवहार का विकास होना चाहिए। इल्ज़ाम लगाने का खेल बंद करें। यह कहना छोड़ दें कि हर कोई ऐसा करता है, ऐसा तो कोई नहीं करता, सारा दोष तुम्हारा है। जो लोग खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते वे लोग माँ बाप, गुरु, वंश, ऊपर वाले, भाग्य या ग्रह नक्षत्रों को दोष देते हैं। जिम्मेदार व्यवहार का विकास बचपन से ही किया जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने एक हद तक आज्ञा पालन की भावना न हो तो उसे इस तरह का व्यवहार करना नहीं सिखाया जा सकता। जानी बोला, मम्मी, जिमी ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। माँ ने पूछा, उसने ऐसा कैसे किया? जानी ने उत्तर दिया, जब मैं उस पर पत्थर फेंका तो वह झुक गया। जो लोग बिना जिम्मेदारी स्वीकार किए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं वे अक्सर अपने अधिकारों को भी खो बैठते हैं। जिम्मेदारी के दायरे में सोच विचार कर काम करना भी शामिल है। जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना छोटेपन का नतीजा है। जरा सोच कर देखिए, तंग दिमाग वाले लोग जरूरी कामों को करने के बजाय जिम्मेदारियां औरों के कंधे पर डालने की कोशिश में लगे रहते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी। पुरानी भारतीय मान्यता हमें यह सिखाती है कि हमारी पहली जिम्मेदारी समाज के प्रति है, दूसरी परिवार के प्रति और तीसरी खुद के प्रति। उस समाज का पतन होने लगता है जिसमें इसका क्रम उल्टा होता है। सामाजिक जिम्मेदारी हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। जिम्मेदारी और आज़ादी हाथ में हाथ डाले चलती हैं। एक अच्छे नागरिक की यह पहचान है कि वह अपना बोझ खुद उठाने को तैयार है। विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि महानता की कीमत जिम्मेदारी है। समाजों की बर्बादी चोर उचक्कों की करतूतों से उतनी नहीं होती जितनी कि अच्छे लोगों की निकम्मेपन से होती है। कैसी विरोधाभास है। अगर अच्छे लोग निकम्मे बनकर बर्बादी सहते हैं तो अच्छे कैसे हो सकते हैं? सवाल यह है कि क्या वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? एडमंड वर्क ने कहा है कि बुराई की जड़ जमाने के लिए इतना काफ़ी है कि अच्छे लोग कुछ न करें और बुराई जड़ पकड़ लेगी। दूसरा कदम, औरों की परवाह। एक दिन एक 10 साल का बच्चा एक आइसक्रीम की दुकान पर गया और टेबल पर बैठकर एक महिला वेटर से पूछा, एक कोन आइसक्रीम कितने की है? उसने कहा, 75 सेंट की। बच्चा हाथ में पकड़े सिक्के को गिनने लगा। फिर उसने पूछा कि छोटे कप वाली आइसक्रीम कितने की है? वेटर ने बेसब्री से कहा, 65 सेंट की। लड़का बोला, मुझे छोटा कप ही दे दो। लड़का अपना आइसक्रीम खाया, पैसे दिए और चला गया। जब वेटर खाली प्लेट उठाने के लिए आई तो उसने जो कुछ देखा वह बात उसके मन में छू गई। वहाँ 10 सेंट टिप के रखे हुए थे। उस छोटे बच्चे ने उस वेटर का ख्याल किया। उसने संवेदनशीलता दिखाई थी। उसने खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचा। अगर हम सब एक दूसरे के लिए उस छोटे बच्चे की तरह सोचें तो यह दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी।
दूसरों का ख्याल करें और नम्रता व शिष्टता दिखाएं। दूसरों का ख्याल रखना यह दिखाता है कि हम उनकी परवाह करते हैं। तीसरा कदम, सबकी जीत के बारे में सोचें। एक आदमी ने मरने के बाद सेंट पीटर ने उनसे पूछा कि तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नर्क में। उस आदमी ने पूछा कि फैसला करने के पहले क्या मैं दोनों जगह देख सकता हूँ। सेंट पीटर पहले उसे नर्क में ले गए। वहाँ उसने एक बहुत बड़ा हॉल देखा जिसमें एक बड़ी मेज पर तरह तरह की खाने की चीज़ें रखी थीं। उसने पीले और उदास चेहरे वाले लोगों की कतार भी देखी। वे बहुत भूखे जान पड़ रहे थे और वहाँ कोई हंसी खुशी नहीं थी। उसने एक और बात पर गौर किया कि उनके हाथों में 4 फुट लंबे कांटे और छुरियां बंधी थीं, जिनमें वे मेज के नीचे पर पड़े खाने को खाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वे खा नहीं पा रहे थे। फिर वह आदमी स्वर्ग देखने गया। वहाँ भी एक बड़े हॉल में एक बड़ी मेज पर ढेर सारा खाना लगा था। उसने मेज के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतार देखी, जिनके हाथों में 4 फुट लंबी छुरी और कांटे बंधे हुए थे। ये लोग खाना लेकर मेज की दूसरे तरफ से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, जिसका नतीजा था खुशहाली, समृद्धि, आनंद और संतुष्टि। वे लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि सबकी जीत के बारे में सोच रहे थे। यह बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब हम अपने ग्राहकों, अपने परिवार, अपने मालिक और अपने कर्मचारियों की सेवा करते हैं तो हमें जीत खुद ब खुद मिल जाती है। चौथा कदम, अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। जो मन में आए वह बोलने से आदमी को बाद में वह सुनना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं। व्यवहार में चतुर बने। व्यवहार में चतुर होने का मतलब है कि हम अपने शब्दों को चुनना समझदारी और होशियारी से करें और जानें कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। इसका मतलब यह जानना है कि क्या कहना है कि और क्या नहीं कहना है। व्यवहार कुशलता के बिना प्रतिभा हमेशा काम नहीं आ सकती। शब्दों से हमारा नजरिया झलकता है। शब्द हमारी भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं और हमारे रिश्तों को तोड़ सकते हैं। लोगों की इतनी चोट तो कुदरत की मचाई तबाही से भी नहीं पहुंचता जितनी कि गाली गलौज या कठोर शब्दों से पहुंचती है। सोच के बोलें, न कि बोल के सोचें। समझदारी और बेवकूफ़ी में यही फर्क है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने का मतलब यह नहीं होता कि आप बातचीत करने में कुशल हैं। बोलिए कम, कहिए ज़्यादा। एक बेवकूफ़ बिना सोचे समझे बोलता है, एक बुद्धिमान सोच समझकर कहता है। कड़वाहट भरे शब्द भरपाई न किए जा सकने वाले नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार देखा गया है कि माँ बाप द्वारा बच्चों से की जाने वाली बातचीत का ढंग उनके भविष्य को शक्ल देता है। मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। एक किसान ने अपने पड़ोसी की निंदा की। अपनी गलती का एहसास होने पर वह पादरी के पास क्षमा मांगने गया। पादरी ने उससे कहा कि वह पंखों से भरा एक थैला शहर के बीचों बीच बिखेर दे। किसान ने वही किया। फिर पादरी ने कहा कि जाओ और सभी पंख थैले में भर लाओ। किसान ने ऐसा करने की बहुत कोशिश की, मगर सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ गए थे। जब वह खाली थैला लेकर लौटा तो वह पादरी ने कहा कि यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। तुमने बात तो आसानी से कह दी, लेकिन उसे वापस नहीं ले सकते। इसलिए शब्दों के चुनाव में ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। पांचवा कदम, आलोचना और शिकायत न करें। जब मैं आलोचना की बात करता हूं तो मेरा मतलब नकारात्मक आलोचना से है। जब आलोचना क्यों न करें? हम आलोचना क्यों न करें? जब किसी की बुराई की जाती है तो उसका रवैया खुद को बचाने का हो जाता है। एक आलोचक एक ड्राइवर को पागल बना देने वाले बैकसीट ड्राइवर की तरह होता है। क्या इसका मतलब है कि हमें कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए, या हम सही आलोचना कर सकते हैं? सही आलोचना क्या है? रचनात्मक आलोचना कैसे दी जा सकती है? नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मदद करने के इरादे से आलोचना कीजिए।
आलोचना करते समय हल पेश करने की भी जरूरत है। व्यवहार की आलोचना करें, न कि व्यक्ति की, क्योंकि जब हम व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है। सहायता करने की इच्छा होने पर ही आलोचना करने का हक मिलता है, मगर आलोचना करने में आलोचक को आनंद नहीं मिल रहा है तो उसे आलोचना करने का हक है, लेकिन उसे आलोचना करने में मजा आने लगा तो आलोचना रोक देनी चाहिए। दूसरों को प्रेरित करने वाली आलोचना के बारे में सुझाव। कोच बने, सहायता करने की भावना से आलोचना करें। कोच अपने खिलाड़ी की आलोचना उनके खेल को सुधारने के लिए करता है। अगर हम किसी को समझते हैं और उसकी परवाह करते हैं तो उससे संबंधित व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है। हमारा नज़रिया सुधारने वाला होना चाहिए, न कि सजा देने वाला। तुम हमेशा या तुम कभी नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय आलोचना सीधे शब्दों में करें। घुमा फिरा कर बात करना तकलीफ देता है। पहले असलियत को जानें। बिना सोचे समझे हमें अपनी राय रखने का हक तो है, लेकिन गलत तथ्यों के आधार पर राय बनाने का हक नहीं है। आलोचना करने में जल्दबाजी न दिखाएं। शांत और दृढ़ रहें। आलोचना समझाने के लिए करें, न कि डराने धमकाने के लिए। तीखा स्वभाव न अपनाएं, क्योंकि यह नाराजगी का निर्माण करता है। आलोचना सही तरीके से की जाए तो इसे बार बार दोहराने की जरूरत कम ही पड़ती है। आलोचना हमेशा अकेले में करें, सबके सामने नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मित्रता की भावना बनी रहती है, जबकि दूसरों के सामने आलोचना करना अपमानजनक लग सकता है। दूसरे इंसान की अपनी सफाई पेश करने का मौका दें। उसे गलतियां सुधारने के फायदे बताएं और गलतियां न सुधारने के नुकसान भी बताएं। किसी को उसके दोष बताने के बजाय उसे खुद अपने को सुधारने वाले सुझाव देने के लिए कहें। काम पर उंगली उठाएं, इरादा पर नहीं। अगर इरादों पर ही संदेह हो तो संबंध तोड़ देना ही बेहतर होगा। काम की आलोचना करें, न कि काम करने वाले की। आलोचना करते समय निजी नाराजगी जाहिर न करें। आलोचना दायरे में ही सीमित रखें, इसे ज़रूरत से ज़्यादा न करें। आलोचना दवा देने की तरह है। दवा सही मात्रा में देना या लेना ही ठीक है। ज़्यादा देने से नुकसान होगा और कम का असर नहीं होगा। उसी तरह आलोचना भी दायरे में होना चाहिए। सही ढंग किए जाने पर यह बहुत फायदेमंद हो सकती है। आलोचना करने पर अगर कोई अपनी गलती सुधार लेता है और सही कदम उठाता है तो उसे शाबाशी दें। अपनी बात सकारात्मक रुख और प्रशंसा के साथ खत्म करें। आलोचना स्वीकार करना। हो सकता है कि हमारी आलोचना कभी सही और कभी गलत ढंग से की जाती है। दुनिया में महान लोगों की भी आलोचना हुई है। सही आलोचना फायदेमंद हो सकती है और इसे एक अच्छी सलाह के रूप में कबूल करना चाहिए। नाजायज आलोचना असल में छिपी हुई तारीफ है। आम लोग जीतने वाले को पसंद नहीं करते। लोग जब सफल नहीं होते और उनके पास बातचीत करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता तो वे सफल लोगों को निशाना बनाते हैं। आलोचना से हमेशा बचे रहने का केवल एक ही तरीका है कि हम न तो कुछ करें, न कहें और न ही अपने पास कुछ रखें। लेकिन इस तरह हम आखिर में एक नकारात्मक इंसान बन जाएंगे। गलत आलोचना इन दो शब्दों से की जाती है। पहला, अज्ञानता। जब आलोचना अज्ञानता की वजह से की जाती है तो सही जानकारी देकर उसे आसानी से सुधारा या बंद कराया जा सकता है। दूसरा, जलन। जब आलोचना जलन की वजह से होती है तो इसे छिपी हुई तारीफ के रूप में स्वीकार करें। हमारी गलत आलोचना इसलिए हो रही है कि आलोचक हमारी जगह खुद को देखना चाहता है, लेकिन वहाँ न हो सकने की वजह से तारीफ की जगह आपकी आलोचना करता है। जिस पेड़ पर सबसे ज़्यादा फल लगते हैं उसी पर सबसे ज़्यादा पत्थर मारे जाते हैं। एक और तरह से लोग भी होते हैं। इस वर्ग के लोग दूसरे की मदद करने के लिए तब तक तैयार रहते हैं जब तक वे खुद अपनी मदद करने लायक नहीं बन जाते। पर जैसे ही दूसरे लोग अपनी मदद खुद करने लायक बन जाते हैं
उनके पहले के मददगार ही उनकी ज़िंदगी को तकलीफ दे और मुश्किल बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ज़िंदगी में ऐसा होता ही है, पर कामयाबी हासिल करने के लिए इसे इन हालातों के बावजूद आगे बढ़ना होगा। मददगार से दुश्मन बन जाने वाले लोग के व्यवहार में बदलाव की वजह जलन होती है। रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करने की काबिलियत न होना कमजोर स्वाभिमान की निशानी है। आलोचना को स्वीकार करने के लिए कुछ सुझाव। इसको सही ढंग से लें, इसे दरिया दिली के साथ स्वीकार करें, न कि मनमुटाव के साथ। इसको खुले दिमाग से आंकें, अगर वह सही लगती है तो उसे कबूल करें, उससे सीखें और उस पर अमल करें। बचाव की कोशिश मत करें। रचनात्मक आलोचना को तत्काल खुले मन से स्वीकार करें। क्यों? इसलिए कि ऐसा करके हम अपने आलोचक का मुंह बंद कर देंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वह झुझला जाएगा और आइंदा हमारी रचनात्मक आलोचना नहीं करेगा। अगर हम इस तरीके को एक चाल के रूप में अपनाते हैं तो हमें उसका फायदा केवल एक बार मिलेगा, पर ईमानदारी से अपनाने पर उसका लाभ बार बार मिलेगा। उस इंसान के शुक्रगुजार हो जो हमारी रचनात्मक आलोचना करता है, क्योंकि वह हमारी भलाई और हमारी सहायता करना चाहता है। ऊंचे स्वाभिमान वाला व्यक्ति सकारात्मक आलोचना को स्वीकार करके बेहतर बनता है, न कि खराब। ज़्यादातर लोग के साथ समस्या यह है कि वे सही आलोचना स्वीकार करने के बजाय झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद करते हैं। शिकायतें। कुछ लोगों को शिकायतें करने की बीमारी होती है। अगर गर्मी है तो बहुत गर्मी है, अगर ठंड है तो बहुत ठंड है। उनके लिए हर दिन खराब है। जब सब कुछ ठीक ठाक हो तो वे शिकायत करते हैं। शिकायत करना अच्छा क्यों नहीं है? 50% लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमको कोई समस्या है, और 50% लोग इसलिए खुश होते हैं कि हमको कोई समस्या है। फिर शिकायत करने से फ़ायदा क्या है? इससे कोई नतीजा नहीं निकलता। यह शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। क्या उसका यह मतलब हुआ कि हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए या दूसरों को शिकायत करने का मौका देना चाहिए? हरगिज नहीं। सकारात्मक आलोचना की तरह ही अगर इसे भी सही ढंग से किया जाए तो शिकायत काफ़ी उपयोगी भी हो सकती है। रचनात्मक ढंग से की गई शिकायत यह दिखाता है कि शिकायत करने वाला परवाह करता है। जिससे शिकायत होती है उसे सुधार का दूसरा मौका मिलता है। छठा कदम, मुस्कुराएं और दयालु बने। मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, मगर यह बहुत कुछ रचती है। यह पाने वाले को खुशहाल करती है, देने वाले को कुछ घटता नहीं। यह क्षणिक होती है, लेकिन यह यादों में सदा के लिए रह सकती है। कोई इतना अमीर नहीं कि इसके बगैर काम चला ले, और कोई इतना गरीब नहीं कि इसके फायदे को न पा सके। यह घर में खुशहाली लाती है, व्यापार में ख्याति बढ़ाती है, और यह दोस्तों की पहचान है। यह थके हुए के लिए आराम, निराश लोगों के लिए रोशनी, उदास के लिए सुनहरी धूप, और हर मुश्किल के लिए कुदरत की सबसे अच्छी दवा। तब भी न तो यह भीख में है, न खरीदने से, न उधार मांगने से, और न चुराने से मिलती है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जो तब तक किसी काम की नहीं जब तक आप इसे किसी को दे न दें। दिन भर की भाग दौड़ में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं कि इतने थके हो कि मुस्कुरा न सको, तो उन्हें अपनी ही मुस्कान कीजिए। किसी को मुस्कान की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी कि उसे जो दुख किसी को अपनी मुस्कान न दे सके। खुशमिजाजी अच्छाई से पैदा होती है। मुस्कान बनावटी भी हो सकती है और सच्ची भी। मुद्दे की बात यह है कि मुस्कान असली हो। त्योरियां चढ़ाने में मुस्काने से ज़्यादा मांसपेशियां खींचती हैं, इसलिए त्योरियां चढ़ाने से मुस्कुराना अधिक आसान है। इससे सूरत निखरती है। एक चिड़चिड़े इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं। सिवाय उससे भी बड़े चिड़चिड़े के हम मुस्कुराते हैं तो दूसरे लोग भी मुस्कुराते हैं। इससे हमारा चेहरा बिना कुछ खर्च किए ही खिल जाता है। हंसते हुए नूरानी चेहरे को हमेशा पसंद किया जाता है। सातवां कदम,
दूसरे के व्यवहार का सही अर्थ निकालें। पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से लोग आदतन दूसरों द्वारा किए गए या नहीं किया गया काम का गलत अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग एक भ्रम के शिकार हैं। वे समझते हैं कि दुनिया उनके खिलाफ है और पीछे पड़ी हुई है, मगर ऐसा नहीं है। सोच सकारात्मक होने में से हमें शख्सियत को आकर्षक बनाने का अच्छा मौका मिलता है, जिससे हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा कितनी ही बार होता है कि हम फ़ोन करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से दिन तक कोई जवाब नहीं आता। तब पहली बात हमारे मन में ये आती है कि उन्होंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई या उन्होंने मेरी परवाह नहीं की। यह नकारात्मक सोच हो सकता है। उन्होंने कोशिश की हो मगर हमारा नंबर न मिला हो, उन्होंने कोई संदेश छोड़ा हो जो हमें न मिला हो, उन्हें कोई मुश्किल आ गई हो, उन्हें हमारा संदेश मिला ही न हो, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। बेहतर है कि हम दूसरे व्यक्ति को संदेह का लाभ दे दें और यही सोचें कि उसकी गलती नहीं थी और अपना काम सही तरीके से जारी रखें। 8वां कदम, अच्छे श्रोता बने। हम लोगों को अक्सर कहते सुनेंगे कि बातचीत की कला मर रही है, लेकिन क्या हमको नहीं लगता कि अच्छा श्रोता मिलना काफ़ी मुश्किल है? वास्तव में एक अच्छा श्रोता काफ़ी मूल्यवान होता है। खुद से सवाल करें, हमको कैसा लगता है जब हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी बात सुने लेकिन वे सुनने से ज़्यादा बोले? हमारी पहली बात पर ही वे असहमति प्रकट करें, वे हमको हर कदम पर टोके, वे बेसब्री दिखाए और हमारे हर वाक्य को खुद पूरा करें। वे शरीर से तो मौजूद हो लेकिन उसका दिमाग कहीं और हो। वे सुने लेकिन समझे नहीं। हमको हर बात 3 बार दोहरानी पड़े क्योंकि वे हमारी बात पर ध्यान से नहीं सुन रहे। वे ऐसे नतीजे पर पहुंचे जिनका तथ्यों से कोई मतलब ही नहीं है। वे ऐसे सवाल पूछे जिसका बातचीत के मुद्दे से कोई रिश्ता नहीं है। वे बेचैन लग रहे हो, उसका ध्यान इधर उधर भटक रहा हो। वे हमारी बातों पर न तो ध्यान दे रहे हों और न ही उसे सुन रहे हों। ये सभी बातें इस बात को दिखाती हैं कि उस इंसान को हमें या बातचीत के मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसके शिष्टाचार का अभाव। क्या खुद को अनुशासन महसूस करने पर हमारे मन में पैदा होने वाले भाव के नीचे लिखे ये बातें दर्शाती हैं। तिरस्कृत, अस्वीकृत, निराशा, मायूस, नीचा महसूस करना, परेशान, बेवकूफ़, उपयोगी, महत्वहीन, छोटा, उपेक्षित, व्याकुल, प्रेरणाहीन, हताश। अब इसका दूसरा पहलू देखें। हमको कैसा महसूस होता है जब हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने और वह बातचीत का माहौल आरामदेह बनाता है, सारा ध्यान हमारी तरफ लगाता है, जरूरी और विषयों से जुड़ी सवाल पूछता है, हमारी बात के मुद्दों में दिलचस्पी लेता है। अपनी बात ध्यानपूर्वक सुने जाने पर क्या हम वैसा ही महसूस करते हैं जैसा आगे लिखा है? महत्वपूर्ण, खुश, संतुष्ट, उपयोगी, उत्साही, अच्छा, प्रसन्न, प्रशंसित, प्रेरित, ख्याल का रखना। किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनने में ये रुकावटें आती हैं। बाहरी रुकावटें हैं, भौतिक बाधाएं, शोर, थकान, ये बाहरी रुकावटें हैं। अंदरूनी रुकावटें ये हो सकती हैं किसी और बात के ध्यान में लीन होना या सोच का भटकना, मन में पहले से बैठी धारणा और राय, बोलने वाले और उसकी बात में दिलचस्पी न होना। कुछ बौद्धिक रुकावटें भी हो सकती हैं, जैसे कि भाषा की समझने की आदि। दूसरे को बोलने के लिए प्रेरित करने के लिए खुद एक अच्छा श्रोता बने। हमारे सुनने के ढंग से पता चलता है कि हम कितनी परवाह करते हैं। हम जब दूसरे व्यक्ति के प्रति ख्याल रखने वाला नज़रिया दिखाते हैं तो वह व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। जब वह महत्वपूर्ण महसूस करता है तो क्या होता है? उसका हौसला बढ़ जाता है और वह हमारी बातें सुनने के लिए और भी अच्छी तरह तैयार होता है। डेविड आर्सबर्गर ने कहा खुले दिल वाला होने की एकमात्र विश्वसनीयता पहचान है खुले कान वाला भी होना।
एक अच्छा श्रोता बनने के लिए दूसरे को बोलने के लिए उत्साहित करें। सवाल पूछें, यह हमारी दिलचस्पी को दिखाता है। वक्ता के बोलते समय रुकावट न डालें, विषय न बदलें, सम्मान और समझ का भाव दिखाएं, ध्यान से सुने, इधर उधर ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचें, अपने आप को दूसरे के स्थान पर न रख कर देखें, खुले विचारों वाला बने, अपनी पहले से बनी धारणाओं और राय को अपनी सुनने में बाधा न बनने दें। संदेश पर ध्यान दें, न कि कहने के सलीके पर। शारीरिक हरकतों की भाषा को पहचानें, जैसे कि चेहरे पर आने वाले भाव, नज़रों की भाषा हो सकती है कि ये अभिव्यक्तियाँ कोई अलग ही संदेश दे रही हों। भावों को समझें, न कि सिर्फ शब्दों को सुने। 9वां कदम, उत्साही बने। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा कि बिना उत्साह के कभी कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। उत्साह और सफलता साथ साथ चलते हैं, मगर उत्साह का नंबर पहला है। उत्साह आत्मविश्वास, आत्मबल और वफादारी को बढ़ाता है। यह अमूल्य है। उत्साह एक से दूसरे में फैलता है। हम किसी व्यक्ति की बात करने, चलने, हाथ मिलाने के ढंग से उसके उत्साह को महसूस कर सकते हैं। उत्साह एक तरह की आदत है, इसे अपनाया जा सकता है और इसका अभ्यास किया जा सकता है। कई दशक पहले चार्ल्स साब, जिसका सालाना तनख्वाह $10 लाख थी, से एक बार पूछा गया कि क्या वह स्टील बनाने की अपनी विशेष योग्यता की वजह से इतनी तनख्वाह पाते हैं। उन्होंने जवाब दिया, लोगों का उत्साह बढ़ाने की योग्यता ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, और किसी व्यक्ति की क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने का तरीका प्रोत्साहन और प्रशंसा है। जब तक जिंदगी है, जिंदा दिली से जिए, मौत आने से पहले ही मुर्दा न बने। उत्साह और इच्छा साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है। सिर्फ 1 डिग्री के फर्क से पानी भाप बन जाता है, और भाप बड़े से बड़े इंजन को खींच सकता है। उत्साह हमारी जिंदगी के लिए वही काम करता है। 10वां कदम, ईमानदारी और सच्चाई से प्रशंसा करें। मनोवैज्ञानिक विलियम जेम का कहना है कि इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है प्रशंसा पाने की इच्छा। अनचाहा महसूस होने का भाव तकलीफदेह हो सकता है। कीमती जेवरात सच्चे उपहार नहीं हैं। हो सकता है कि कई बार ये सिर्फ कमियों को ढूंढने के लिए माफ़ी मांगने का एक जरिया हो। कई बार लोगों को पूरा समय न दे पाने की कमी को हम उपहारों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। असली उपहार तो हम खुद को किसी के साथ बांट के देते हैं। सच्ची तारीफ करना उन सबसे बड़े उपहारों में से है जो हम किसी को दे सकते हैं। इससे दूसरा व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण समझता है। ज़्यादातर लोग में खुद को महत्वपूर्ण माने जाने की इच्छा काफ़ी गहरी होती है। यह इंसान के लिए एक बड़ी प्रेरणा हो सकती है। मदर टेरेसा ने कहा है कि आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी कोढ़ या तपेदिक नहीं, बल्कि अपने को गैर जरूरी महसूस करने का भाव है। तारीफ का असर तभी होता है जब उसे इस तरह की कुछ बातें हों। पहला, यह साफ हो और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर मैं किसी को यह कहकर चल देता हूँ कि उसने अच्छा काम किया है, तो वह मन में क्या सोचेगा? वह सोचेगा मैंने क्या अच्छा किया है। वह कुछ समझ नहीं पाएगा। मगर जब मैं यह कहता हूँ कि तुमने जिस तरह उस अड़ियल ग्राहक को समझाया वह बहुत अच्छा काम था, तब वह समझ जाता है कि उसके किस काम की तारीफ हो रही है। दूसरा, यह तुरंत होनी चाहिए। किसी से अच्छा काम करने पर यदि हम उसकी तारीफ 6 महीने बाद करें तो उस तारीफ का असर कम हो जाता है। तीसरा, यह सच्ची होनी चाहिए। यह दिल से निकलनी चाहिए। हमारे हर शब्द से ईमानदारी झलकनी चाहिए। अगर हम सच्चे मन से तारीफ न कर रहे हों तो बेहतर है कि तारीफ न करें, क्योंकि उससे गैर ईमानदारी झलकने लगती है। प्रशंसा में परंतु शब्द का लगाकर उसे हल्का न करें, परंतु लगाकर हम उस प्रशंसा का महत्व मिटा देते हैं और इसके अलावा या ऐसे दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना
बेहतर है। मुझे आपका काम पसंद आया, लेकिन यह कहने के बजाय कुछ इस तरह कहिए, मुझे आपका काम पसंद आया और इसके अलावा क्या आप कृपया। 5वां, प्रशंसा करने के बाद हमें उसकी रसीद या स्वीकृति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बदले में प्रशंसा पाने की उम्मीद रखते हुए वहीं खड़े रहते हैं। प्रशंसा करने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए। अगर हमारी कोई तारीफ करे तो उसे धन्यवाद करते हुए विनम्रतापूर्वक स्वीकार कीजिए। झूठी प्रशंसा स्वीकार करने से सच्ची आलोचना स्वीकार करना ज़्यादा आसान है। कम से कम व्यक्ति अपनी सही स्थिति तो जान जाता है। ईमानदारी से प्रशंसा करने का कोई अवसर हाथ से न जाने दें, इससे प्रशंसित व्यक्ति का स्वाभिमान बढ़ता है, साथ ही हमारा स्वाभिमान भी बढ़ता है। लोगों के सामने किसी की तारीफ करने का अर्थ उसे मान्यता देना है। चेतावनी, किसी मानदंड के बिना की गई तारीफ संबंधित आदमी को नाराज कर सकती है। प्रशंसा और चापलूसी में क्या फर्क है? इन दोनों के बीच सच्चाई का फर्क है। एक दिल से होती है जबकि दूसरी जुबान से। एक में असलियत होती है, दूसरे में स्वार्थ छिपा होता है। कुछ लोगों को ईमानदारी से तारीफ करने की तुलना में चापलूसी करना आसान लगता है। हम न तो चापलूसी करें, न ही चापलूसों की बात में आए। जोनाथन स्विफ्ट ने कहा है कि स्कूल में एक पुरानी कहावत है कि चापलूसी मूर्खों की खुराक होती है, फिर भी कभी कभी बुद्धिमान लोग इसे थोड़ा सा खाने के लिए भूखे हो जाते हैं। झूठी तारीफ रेगिस्तान में मृग मारीचिका के समान है। जैसे जैसे हम उसके नज़दीक जाते हैं और ज़्यादा निराशा मिलती है, क्योंकि यह भ्रम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लोग अपने घटियापन को छिपाने के लिए चेहरे पर ईमानदारी का नकाब लगा लेते हैं। 11वां कदम, जब हम कोई गलती करते हैं तो उसे कबूल करते हुए बढ़ें। जब मैं गलती करूं तो मुझसे इतनी शक्ति हो कि खुद को बदल सकूं, और जब मैं सही काम करूं तो मुझे इतनी शक्ति हो कि मुझे अहंकार न आए। यह जीने की अच्छी फिलॉसफी है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग जीते हैं लेकिन कभी सीखते ही नहीं। गलतियों से सीखना चाहिए। गलती को दोहराना सबसे बड़ी गलती है। अपनी गलती के लिए न तो किसी पर दोष लगाएं और न ही बहाने बनाएं। इस पर अड़े न रहें। जब हम अपनी गलती महसूस करें तो बहुत अच्छा होगा कि उसे स्वीकार करें, माफ़ी मांगें, अपनी सफाई न पेश करें। क्यों? गलती स्वीकार करने से दूसरा व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है। 12वां कदम, तर्क करें पर तकरार न करें। तकरार और बहस से बचा जा सकता है और थोड़ी सावधानी बरत कर इंसान मन की बहुत सी तकलीफ़ों से बच सकता है। किसी बहस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें पड़ा ही न जाए। बहस एक ऐसी चीज़ है जिसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम जीतते हैं तो भी हारेंगे और अगर हारते हैं तो भी हारेंगे। अगर हम एक बहस में जीतते हैं मगर एक अच्छी नौकरी, ग्राहक, दोस्त या जीवन साथी खो देते हैं तो यह कैसी जीत है? बिल्कुल खोखली। बहसबाजी झूठे अहंकार से पैदा होती है। बहस करना हारी हुई लड़ाई को लड़ने के समान है। अगर कोई जीतना भी है तो उसे हासिल होने वाली चीज़ से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। जज्बाती लड़ाइयाँ हमारे जीत जाने के बाद भी दिलों में दर्द छोड़ जाती हैं। बहस में दोनों व्यक्ति अपनी अपनी बात मनवाने पर तुले होते हैं। बहसबाजी केवल अहंकार की ऐसी लड़ाई है जिसमें एक दूसरे का चिल्लाने की होड़ ही सी लगी होती है। जो यह समझाता है कि वह सब कुछ जानते हैं, वह तो बेवकूफ़ हैं ही, लेकिन उससे बड़ा बेवकूफ़ वह है जो उससे बहस करता है। क्या यह किसी काबिल है? हम जितनी बहसें जीतते हैं, हमारे दोस्त उतने ही कम होते चले जाते हैं। सवाल यह है कि हम ठीक भी हों तो क्या बहस करना उचित है? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि हमें किसी की बात के विरोध में कभी कोई मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए? जरूर उठाना चाहिए,
लेकिन नरमी और समझदारी से कुछ इस तरह की निष्पक्ष बात कहते हुए, जैसे कि जहाँ तक मुझे खबर है, अगर दूसरा व्यक्ति बहस कर रहा हो तो और हम उसे गलत साबित भी कर सकते हों, तब भी क्या यह उचित होगा? मैं ऐसा नहीं सोचता। एक बार स्वीकार किए जाने के बावजूद क्या हमारा दोबारा अपना विचार प्रकट करेंगे? मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि बहस उस तंग दिमाग से आता है जो क्या ठीक है के बजाय कौन ठीक है साबित करने की कोशिश कर रहा है। मिसाल के तौर पर किसी पार्टी में खास कर कुछ पैग लेने के बाद कोई बड़े अधिकारी के साथ कहता है, इस साल की निर्यात 50 अरब डॉलर का है। हम जानते हैं कि उसकी जानकारी गलत है और वास्तव में निर्यात 45 अरब डॉलर का हुआ है। हम कैसे जानते हैं? हमने यह उसी दिन के अखबार में पढ़ा था। यह हमने पार्टी के लिए आते समय रास्ते में रेडियो पर सुना था और हमारी कार में एक बुलेटिन पड़ा है जो हमारी बात को सही सिद्ध कर सकता है। क्या हम अपनी बात साबित करेंगे? हाँ, ऐसा कहकर मेरी जानकारी के अनुसार निर्यात की रकम 45 अरब डॉलर है। यदि दूसरा आदमी ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तुमको नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे एकदम सही पता है कि कितना है, यह 50 अरब डॉलर है। ऐसे में हमारे पास कई रास्ते हैं। अपनी बात दोहराएं और बहस शुरू कर दें, भागकर अपनी गाड़ी से बुलेटिन ले आएं और उस आदमी को गलत साबित कर दें। तर्क करें लेकिन बहस नहीं, नज़रअंदाज कर दें। तीसरा और चौथा रास्ता सही है। अगर कोई जिंदगी में बड़ी चीज़ें हासिल करना चाहता है तो उसे पूर्णतः कुशल और समझदार बनना ही पड़ेगा। पूर्णतः कुशल और समझदारी का मतलब है छोटी छोटी बातों और बहस में न उलझना। तर्क और बहस में क्या अंतर है? बहस से आग निकलती है और तर्क से रोशनी। बहस अहंकार और भंड दिमाग की उपजती है, जबकि तर्क खुले दिमाग या सीखने की भावना से उपजता है। बहस में अज्ञानता की अदला बदली होती है, जबकि तर्क में ज्ञान की। बहस में लोगों के मिजाज का पता चलता है, जबकि तर्क से उनकी समझदारी का। बहस में यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि कौन सही, जबकि तर्क में यह साबित किया जाता है कि क्या सही है। मन में पहले से राय बनाए बैठे व्यक्ति के साथ बहस करना समझदारी नहीं है। ऐसा आदमी बंद दिमाग का होता है, इसलिए हम उसे तर्क से नहीं समझा सकते। एक छोटा दिमाग और बड़ा मुंह आमतौर पर बेबुनियाद बहस को जन्म देता है। तर्क करने के लिए बिना किसी रुकावट के दूसरे इंसान को भी अपने मन की बात कहने का अवसर दें। उसे मन का मैल निकालने दें। उसे हर कदम पर गलत साबित करने की कोशिश न करें। उसे यह मौका कभी न दें कि वह हमको अपना स्तर तक गिरा दे। उसे इज्जत दें और तहजीब से पेश आए, इससे वह दुविधा में पड़ जाएगा। कारण चाहे कोई भी हो, स्थिति को संभालने का सही तरीका यही है कि पहला धैर्य से सुने, दूसरा झगड़ा या जवाबी आक्रमण न करें, इससे दूसरा दुविधा में पड़ेगा क्योंकि उसे झगड़े की उम्मीद रहती है। तीसरा, माफ़ी मांगे जाने की उम्मीद न करें। कुछ लोगों को माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल लगता है, चाहे उन्होंने गलती की हो। चौथा, छोटी छोटी बातों में राय का पहाड़ न बनाएं। तर्क करने का मतलब सिर्फ सही समय पर सही बात कहना ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि जो नहीं कहना चाहिए उसे न कहा जाए। बच्चों को अपनी बात कहने की कला तो सिखाई जाए, लेकिन पलटकर जवाब देने की नहीं। बड़े होने के नाते हमें भी झगड़ालू बने बिना असहमति व्यक्त करने की कला सीखनी चाहिए। बहस के दौरान एक व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, उससे उसकी परवरिश का पता चलता है। साइरस चिंग ने कहा है कि बहुत पहले मैंने सीख लिया था कि सूअर से कुश्ती कभी नहीं लड़ें। आप तो मैले हो जाएंगे, साथ ही सूअर को अच्छा लगता है। तर्क शुरू करने के तरीके। पहला,
खुले विचार वाले बने। दूसरा, बहस में घसीटे न जाए। तीसरा, बीच में न टोकें। चौथा, अपने विचार कहने से पहले दूसरे के विचार सुने। पांचवा, बात स्पष्ट करने के लिए सवाल पूछें, इससे दूसरे व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। छठवा, बात को बढ़ा चढ़ा कर न कहें। सातवां, बात मनवाने के लिए उत्साह दिखाएं पर दबाव न डालें। आठवां, बात स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। नौवां, छोटी बातों पर लचीला रवैया अपनाएं लेकिन अपने सिद्धांतों पर नहीं। 10वां, इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाएं। 11वां, अपने प्रतिद्वंदी के गर्व को ठेस पहुंचाए बिना उसे आराम से पीछे हटने का मौका दें। बात ठुकराए जाने से उसे ठेस लग सकता है। 12वां, नरम लफ्जों में ठोस तर्क पेश करें, न कि कड़े लफ्जों में हल्के तर्क। किसी अज्ञानी को बहस में हराना नामुमकिन है। उसके तर्क कमजोर होते हैं पर लफ्ज तीखे और कठोर। विचार विमर्श के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अच्छा साबित हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। बहस को खत्म करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम अपनी अज्ञानता दिखाते हुए इस तरह से सवाल पूछें, हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं? क्या हम थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? क्या हम अपनी बात थोड़ी और स्पष्ट कर सकते हैं? अगर इनमें से किसी से भी बात न बने तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अदब और तहजीब से अपनी सहमति जाहिर कर दें। 13वां कदम, पीठ पीछे बात ना करें। याद रखें, जो लोग हमारे सामने दूसरे की बात करते हैं वे हमारी पीठ पीछे हमारे बारे में भी बात करते हैं। गप हाँकने और झूठ बोलने के बीच करीबी रिश्ता है। एक गपी बातें सुनना तो जल्दबाजी में है मगर उन्हें मज़े ले लेकर सुनता है। वह अपने काम पर ध्यान नहीं देता क्योंकि न तो उसके पास काम होता है और न ही दिमाग। गपी की दिलचस्पी काम की बातों से ज़्यादा उड़ती खबर को सुनने में होती है। गप मारना एक ऐसी कला है जिसमें कुछ खास कहा भी नहीं जाना जाता और न ही कुछ अनकहा छूटता है। किसी ने ठीक ही कहा है, छोटे लोग दूसरे के बारे में बात करते हैं, मध्यम स्तर के लोग चीज़ों के बारे में बात करते हैं और महान लोग विचारों के बारे में बातें करते हैं। गप मारने के लिए किसी के चरित्र की निंदा और बदनामी भी हो सकती है। गप सुनने वाले उतने ही दोषी हैं जितने कि गप मारने वाले। गप हाँकने वाला अक्सर अपनी ही बातों के जाल में फंस जाता है। गपी इंसाफ का आदर नहीं करता, वह दिलों को तोड़ता है, जिंदगियों को तबाह करता है। वह धूर्त और दुर्भावना से भरा होता है। वह असहाय और कमज़ोर इंसान को अपना शिकार बनाता है। गप की रोकथाम मुश्किल होती है क्योंकि उसकी न तो कोई शक्ल होती है न ही नाम। गप लोगों की प्रतिष्ठा को आँच पहुँचाती है, सरकारों का तख्ता पलट देती है, वैवाहिक जीवन में दरार डाल देती है, करियर बर्बाद कर देती है, निर्देशों को रुलाती है, दिलों को चोट पहुंचाती है और नींद उड़ा देती है। अगली बार जब हम गप का मज़ा ले रहे हो तो खुद से पूछें, क्या इसमें सच्चाई है? क्या इसमें सभ्यता और उदारता है? क्या यह ज़रूरी है? क्या मैं अफवाहें फैला रहा हूँ? क्या मैं दूसरे के बारे में अच्छी कहता हूँ? क्या मैं अफवाहों फैलाने में मज़ा लेता हूँ और इसके लिए दूसरे को उकसाता हूँ? क्या मेरी बातचीत इन शब्दों से शुरू होती है, किसी से न कहना? क्या मैं गोपनीयता बनाए रख सकता हूँ? गप मारने से बचें। याद रखें, छोटे मुंह वाले बड़ी बातें करते हैं। 14वां कदम, अपने वादा को वचनबद्ध में बदलिए। वादा और वचनबद्धता में क्या अंतर है? वादा इरादों को जाहिर करता है। वचनबद्धता का मतलब यह होता है कि वादा हर हाल में निभाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। मैं गैर कानूनी और अनैतिक बातों को शामिल नहीं कर सकता हूँ। वचनबद्धता चरित्र की देन होती है और विश्वास को बढ़ाती है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर लोग एक दूसरे को दिए गए वचन को न निभाएं तो यह संसार कैसा होगा? फिर इसके बीच कैसा रिश्ता होगा? पति पत्नी के बीच, मालिक और कर्मचारी के बीच, माँ बाप और बच्चे के बीच, खरीदार और बेचने वाले के बीच, छात्र और शिक्षकों के बीच।
वचनबद्धता के बगैर रिश्ते छिछले और खोखले होते हैं। ये सुविधा पर निर्भर होता है और इसलिए थोड़े समय तक ही टिकते हैं। वचनबद्धता के बिना आज तक कोई अस्थायी चीज नहीं रची जा सकी। वचनबद्धता कहती है, अनजाने भविष्य में मैं स्थिर हूँ। बहुत से लोग वचनबद्धता को बंध जाना समझने की भूल करते हैं। वास्तव में यह सच नहीं है। वचनबद्धता हमारी आज़ादी नहीं छीनती, वास्तव में यह हमको और आज़ादी देती है, क्योंकि इससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी सबसे महत्वपूर्ण वचनबद्धता अपने मूल्यों के साथ होती है, इसलिए यह जरूरी है कि हमारे मूल्य अच्छे हों। मिसाल के तौर पर, अगर मैं एक ऐसी नेता को समर्थन देने का वचन देता हूं जो बाद में एक चरस गांजे का व्यापारी बन जाता है, तो क्या मुझे अपना वचन निभाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वचनबद्धता सुख और दुख में रिश्तों की मजबूती बनाए रखती है। यह इंसान की शख्सियत और रिश्तों में झलकती है। 15वां कदम, एहसान तो माने, लेकिन दूसरों से एहसानमंद होने की उम्मीद न करें। एहसानमंद एक खूबसूरत शब्द है। एहसान एक एहसान है। यह हमारी शख्सियत को सुधारता है और चरित्र बनाता है। एहसानमंद होने का एहसास विनम्रता से पैदा होता है। यह दूसरों के प्रति शुक्रगुजार होने का एक भाव भी है। यह भाव दूसरे के प्रति अपनाए गए हमारे नज़रिए से पता चलता है और हमारे व्यवहार में झलकता है। एहसान का मतलब किसी अच्छाई का बदला चुकाना नहीं है, क्योंकि एहसान सिर्फ एक लेन देन नहीं है। दया, आपसी समझदारी और धैर्य की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एहसानमंद होने का एहसास हमें क्यों सिखाता है? यह हमें आपसी सहयोग और एक दूसरे के प्रति समझ की कला सिखाता है। एहसानमंद होने के एहसास में ईमानदारी होनी चाहिए। सीधे साधे शब्दों में धन्यवाद कहकर भी इस भावना को दर्शाया जा सकता है। अक्सर हम लोग अपने बहुत नज़दीकी लोगों जैसे जीवन साथी, संबंधी, दोस्त का शुक्रगुजार होना भूल जाते हैं। एक सच्चे और ईमानदार इंसान का चरित्र और शख्सियत बनाने वाले गुणों में एहसानमंद होने के एहसास का दर्जा सबसे ऊंचा है। एहसान मानने की राह में अक्सर अहंकार रुकावट बनता है। एहसानमंद होने का नज़रिया जीवन के प्रति हमारा भाव बदल देता है। एहसानमंद होने के एहसास और विनम्रता के गुणों को हम अपना लेते हैं तो हमारा व्यवहार अपने आप ही सही होने लगता है। एहसानमंद होने की भावना हमारे जीने के तरीके से जाहिर होनी चाहिए। इसका जितना भी इजहार किया जाए वह कम है। हम इसे एक साधारण सी मुस्कान, धन्यवाद या प्रशंसा के भाव से जाहिर कर सकते हैं। सोचिए, जिंदगी में हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है? वे क्यों कीमती है? अक्सर उपहार देने वाले की कीमत उपहार से कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद होती हैं, यदि कोई उन्हीं चीज़ों को उपहार के तौर पर देता है तो हम अक्सर एहसान की भावना व्यक्त नहीं करते हैं। मुड़कर देखिए और उन लोगों को याद करने की कोशिश कीजिए जिनका हमारे जीवन पर अच्छा असर पड़ा हो। ऐसे लोगों में हमारे माँ बाप, शिक्षक या कोई भी दूसरा व्यक्ति हो सकता है जिसने हमारी सहायता करने के लिए भरपूर समय दिया हो। शायद देखने में ऐसा लगे कि उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उन्होंने हमारे लिए अपनी इच्छा से अपने समय, मेहनत, पैसे और कई चीज़ों का त्याग किया। उन्होंने हमारे प्रति प्रेम के कारण ऐसा किया, न कि हमसे धन्यवाद पाने के लिए। किसी मोड़ पर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी को संवारने में कितनी मेहनत की गई है। शायद उन्हें धन्यवाद देने के लिए अब भी देर नहीं हुई है। जीसस की कहानी। जीसस के बारे में एक कहानी है कि उन्होंने एक बार 10 कोढ़ियों का कोढ़ ठीक कर दिया और जब वे मुड़े तो सिर्फ एक छोड़कर सब जा चुके थे।
उससे जीसस को धन्यवाद देने की विनम्रता थी। जब जीसस बोले मैंने कुछ भी नहीं किया, इस कहानी से क्या सबक मिलता है? ज़्यादातर लोग एहसान फरामोश होते हैं। एहसान मानने वाला इंसान मुश्किल से मिलता है। जीसस ने सचमुच उन्हें नया जीवन दिया और कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। जीसस की तरह हमें भी किसी से एहसान मानने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऊपर का उदाहरण हमारे व्यवहार और शख्सियत में कैसे लागू होता है। हम किसी को थोड़े दिनों के लिए रोटी कपड़ा दे देते हैं तो कहते हैं देखो मैंने इसके लिए कितना क्या किया। हम अपने इस परोपकार को अपने दिमाग में कितना बढ़ा चढ़ा देते हैं। हम लोगों के अक्सर ऐसी बातें कहते सुनते हैं, अगर मैं नहीं होता तो यह आदमी आज सड़क पर होता। उनमें कितना अहंकार है। संयोग से जब लोग दूसरे से काम निकालने के लिए ऐसी बातें कहते हैं, संयोग से क्या आप मेरे लिए यह कर सकते हैं, ऐसा कहकर वे काम करने या न करने की महत्व को कम कर देते हैं। मैंने यह पाया कि अगर हम जिंदगी में किसी के लिए कोई भी काम करते हैं तो यह संयोग से नहीं होता, बल्कि हमेशा खास तौर पर होता है। एक अच्छे इंसान के नज़रिए से देखा जाए तो वह कोई काम आसान करने के लिए नहीं करता है। अगर दूसरे की मदद करना संभव हो और वह फिर भी न की जाए तो यह बहुत दुख की बात है। लेकिन मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि संयोग से कुछ भी घटित नहीं होता। यह हमेशा खास तौर से घटित होता है और ऐसा मानना ही उचित है। 16वां कदम, भरोसेमंद और वफादार बने। पुरानी कहावत है, एक झटाक वफादारी एक शेर चाल से ज़्यादा अच्छी है। यह सर्वव्यापी और अटल नियम है। काबिलियत बहुत जरूरी है, लेकिन भरोसेमंद होना अनिवार्य है। अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे सारी खूबियां हैं लेकिन वह भरोसेमंद नहीं है, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को अपने टीम में रखना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। बचपन के दो ऐसे दोस्त थे जो स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि फौज में भी साथ ही भर्ती हुए। युद्ध छिड़ गया और दोनों एक ही यूनिट में थे। एक रात उन पर हमला हुआ। चारों तरफ गोलियां बरस रही थी। ऐसे में अंधेरे से आवाज आई, हैरी इधर आओ, मेरी मदद करो। हैरी ने अपने बचपन के दोस्त बिल की आवाज़ फौरन पहचान ली। उसने अपने कैप्टन से पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ? कैप्टन ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मेरे पास पहले से ही आदमी कम है। मैं अपने एक और आदमी को नहीं खोना चाहता। साथ ही बिल की आवाज़ से भी ऐसा लगता है कि वह बचेगा नहीं। हैरी चुप रहा। फिर वही आवाज़ आई, हैरी आओ, मेरी मदद करो। हैरी चुप बैठा रहा क्योंकि कैप्टन ने उसे जाने की इजाज़त नहीं दी थी। वही आवाज़ बार बार आई। हैरी ने अपने को और ज़्यादा रोक नहीं सका और उसने कैप्टन से कहा, कैप्टन, वह मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना ही होगा। कैप्टन ने बेमन उसे जाने की इजाज़त दे दी। हैरी अंधेरे में रेंगता हुआ आगे बढ़ा और बिल को खींचकर अपने खड्डे में ले आया। उन लोगों ने पाया कि बिल तो मर चुका था। अब कैप्टन नाराज हो गया और हैरी पर चिल्लाया, मैंने कहा न कि वह नहीं बचेगा, वह मर गया है और तुम भी मारे जाते। मैं अपना एक और आदमी खो बैठता। तुमने वहां जाकर गलती की थी। हैरी ने जवाब दिया, कैप्टन, मैंने जो किया वह ठीक था। जब मैं बिल के पास पहुंचा तो वह जिंदा था और उसके आखिरी शब्द थे, हैरी, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं और एक बार बन जाए तो उसे निभाना चाहिए। हमसे अक्सर कहा जाता है, अपने सपनों को साकार करो, मगर हम अपने सपनों को दूसरे की कीमत पर असलियत का रूप नहीं दे सकते। ऐसा करने वाले के पास चरित्र नहीं होता। हमें अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के लिए उनकी परवाह करते हैं और हम पर निर्भर हैं, अपने निजी हितों का त्याग करना चाहिए। 17वां कदम,
मन में मैल न रखें, कूड़ा इकट्ठा करने वाले न बने। क्या हमने वह कहावत सुनी है, माफ़ तो कर सकता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता। जब एक व्यक्ति माफ़ करने से इनकार कर देता है तो वह उन सभी दरवाज़ों को बंद कर देता है जिन्हें खोलने की किसी दिन उसे ज़रूरत पड़ सकती है। जब हम मन में बैर और द्वेष का भाव रखते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचता है? खुद अपने को। जिम और जेरी बचपन के दोस्त थे, मगर किसी कारण से उनकी दोस्ती में दरार पड़ गई। वे 25 साल तक एक दूसरे से नहीं बोले। जेरी मृत्यु शैया पर पड़ा था और दिल का बोझ लेकर मरना नहीं चाहता था। इसलिए उसने जिम को बुलाया और माफ़ी मांगते हुए कहा, हम एक दूसरे को क्षमा कर दें और पिछली बातों को भूल जाएं। जिसको भी यह बात अच्छी लगी, एक दिन उसने जेरी से अस्पताल जाकर भेंट करने का फैसला किया। उन्होंने बीते पिछले 25 सालों को याद किया, अपने मतभेदों को भुलाया और कुछ घंटे साथ गुजारे। जब जिम जाने वाला था, जेरी पीछे से चिल्लाकर बोला, जिम, अगर मैं नहीं मरा तो याद रखना, यह माफ़ी मानी नहीं जाएगी। द्वेष भाव रखने के लिए जीवन बहुत छोटा है, द्वेष रखना व्यर्थ है। लानत है मुझ पर। जहाँ एक तरफ द्वेष रखना अच्छी बात नहीं है, वहीं बार बार चोट खाना भी अच्छी बात नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, तुम मुझे एक बार धोखा देते हो तो तुम पर लानत है, तुम मुझे दोबारा धोखा देते हो तो तुम पर लानत है। जॉन केनेडी ने एक बार कहा था कि किसी को माफ़ तो कर दो लेकिन उसका नाम मत भूलो। मैं निश्चय ही कह सकता हूँ कि उसका मतलब यह था कि दोबारा ठगा जाना या धोखा खाना अक्लमंदी नहीं है। 18वां कदम, सच्चे, ईमानदार और निष्कपट बने। ईमानदारी का मतलब नकली और झूठा बनने से बचना और सच्चा एवं असली बनना है। भरोसामंद आदमी के रूप में बनाइए। अगर घर, दफ्तर और समाज रिश्तों को बनाने वाली कोई चीज़ है तो वह है सच्चाई। अपना वचन न निभाना बेईमानी है। ईमानदारी से खुलापन, विश्वसनीयता और साफ बोलने की प्रेरणा आती है। यह अपने और दूसरों के प्रति सम्मान दर्शाती है। ईमानदारी का मतलब ईमानदार होना है, न कि ईमानदारी दिखना। झूठ के रफ्तार भले ही तेज हो मगर सच टिकाऊ होता है। ईमानदारी कंपनी के टाइटल या ब्रोशर में नहीं बल्कि लोगों के चरित्र में पाई जाती है। क्या अपनी ईमानदारी से समझौता करना और जीतने या आगे बढ़ने के लिए जल्दी कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्ते चुनना उचित है? बेईमानी से जीती हुई ट्रॉफी हासिल करके क्या कोई इंसान वास्तव में खुश रह सकता है? ट्रॉफी जीतने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छा इंसान बनना। एक सिर मक्खन। एक किसान बेकर को रोज एक सिर मक्खन बेचा करता था। एक दिन बेकर ने यह परखने के लिए मक्खन एक सिर है या नहीं उसे तौला और पाया कि मक्खन कम था। इस बात से वह गुस्सा हो गया और किसान को अदालत में ले गया। जज ने किसान से पूछा कि उसने तौलने के लिए किस बाट का इस्तेमाल किया था। किसान ने जवाब दिया, हुजूर, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास तौलने के लिए कोई सही बाट नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तराजू है। जज ने पूछा, तो तुम मक्खन को कैसे तौलते हो? किसान ने जवाब दिया, इसने मक्खन तो मुझसे अब खरीदना शुरू किया है। मैं तो बहुत पहले से इससे एक सेर ब्रेड खरीद रहा हूँ। रोज़ सुबह जब बेकर ब्रेड लाता है तो मैं ब्रेड को बाट बनाकर बराबर का मक्खन तौल कर दे देता हूँ। अगर इसमें किसी का दोष है तो वह है बेकर का। जिंदगी में हमें वही वापस मिलता है जो हम दूसरे को देते हैं। हम जब भी कोई काम करें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मुझे जो पैसा मिलता है मैं उसके बराबर की मेहनत भी कर रहा हूँ? ईमानदारी और बेईमानी एक आदत बन जाती है। कुछ लोग बेईमानी की प्रैक्टिस करते हैं और चेहरे पर जरा सी भी शिकन लाए बिना
बड़ी आसानी से झूठ बोलते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इतना झूठ बोलते हैं कि सच क्या है यह भी भूल जाते हैं, मगर वे किसी धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं बल्कि खुद को। ईमानदारी तहजीब से पेश की जाती है। कुछ लोग निर्दयी ढंग से ईमानदार होने पर गर्व महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ईमानदारी के बजाय उस निर्दयता में ज़्यादा आनंद आता है। ईमानदारी बरतने में शब्दों के चुनाव और व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सच्चाई हमेशा आपकी पसंद की जाती है। सच कठोर हुए बिना भी बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा कर पाना हमेशा संभव नहीं होता। एक ईमानदार दोस्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह सच्चा हो। कुछ लोग कड़वे सच से बचने के लिए ऐसे चापलूस दोस्त का चुनाव करते हैं जो उसकी पसंद की बातें ही बोलते हैं। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उसके दोस्त सच्चे नहीं हैं, फिर भी खुद को धोखा देते हैं। सच्ची आलोचना तकलीफदेह हो सकता है। अगर हमारी परिचय बहुत सारे लोगों से हो मगर दोस्त बहुत ही कम हो तो रुक कर अपने रिश्तों को गहराई से परखें। ईमानदारी की कमी को चतुराई, जनसंपर्क और राजनीति का नाम दे दिया जाता है। क्या असलियत ऐसी ही है? झूठ बोलने के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि आदमी को अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं। ईमानदारी के लिए दृढ़ता और वचनबद्धता की जरूरत होती है। जरा सोचिए कि हम लोग इन बातों के दोषी कितनी बार रहे हों। छोटे छोटे सफ़ेद झूठ, चापलूसी, सच्चाई छिपाना या आधा सच बोलना, चुप रहकर सबसे बड़ा झूठ बोलना। थॉमस कार्लाइल ने कहा है कि खुद को एक ईमानदार इंसान बनाए तो अपना निश्चित हो सकता है कि दुनिया में धूर्त आदमी कम हो गया। विश्वसनीयता। उस चरवाहे लड़की की कहानी हम सभी जानते हैं कि जो भेड़िया आया चिल्लाता था। उस लड़के ने गांव वाले को परेशान करके मजा लेने की सोची और वह चिल्लाया, बचाओ बचाओ भेड़िया आया। गांव वालों ने उसकी आवाज़ सुनी और उसके बचाने के दौड़े। जब वह पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं था और वह बच्चा उन पर हंसने लगा। वे सब चले गए। अगले दिन उस लड़के ने फिर वही चाल खेली। गांव वाले फिर मदद के लिए दौड़े। एक दिन वह लड़का जब भेड़ों को चरा रहा था तो उसने सचमुच एक भेड़िया देखा और मदद के लिए चिल्लाया। गांव वालों ने उसे लड़के की आवाज़ तो सुनी मगर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। उन्होंने सोचा कि लड़का फिर वही चाल खेल रहा है। उन लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। नतीजे के तौर पर उसकी भेड़ खाई गई और उसका नुकसान हो गया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जब लोग झूठ बोलते हैं तो अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। एक बार जब वे अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं तो सच बोलने पर भी कोई उनका विश्वास नहीं करता। एक अच्छे चरित्र का गुण है ईमानदारी। इन दो तरीकों से सच गलत ढंग से पेश किया जा सकता है। अधूरा सच बोलकर या अधूरी जानकारी देकर। सच को बढ़ा चढ़ाकर बोल के। आधे अधूरे और गलत ढंग से पेश किए गए सच से बचें। एक नाविक 3 साल से एक ही जहाज पर काम कर रहा था। एक रात वह नशे में धुत हो गया। ऐसी पहली बार हुआ था। कैप्टन ने इस घटना को रजिस्टर में इस तरह दर्ज किया, नाविक आज रात नशे में धुत था। नाविक ने यह बात पढ़ ली। वह जानता था कि इस एक वाक्य से उसकी नौकरी पर असर पड़ेगा, इसलिए वह कैप्टन के पास गया, माफ़ी मांगी और कैप्टन ने कहा कि उसने जो कुछ भी लिखा है उसमें यह भी जोड़ दे कि ऐसा 3 साल में पहली बार हुआ है, क्योंकि पूरी सच्चाई यही है। कैप्टन ने मना कर दिया और कहा, मैंने जो कुछ भी रजिस्टर में दर्ज किया वही असली सच है। अगले दिन रजिस्टर भरने की बारी नाविक की थी। उसने लिखा, आज की रात कैप्टन ने शराब नहीं पी। कैप्टन ने इसे पढ़ा और नाविक से कहा कि इस वाक्य को वह या तो बदल दे अथवा पूरी बात लिखने के लिए आगे कुछ और लिखे, क्योंकि जो लिखा गया था उससे जाहिर होता था कि कैप्टन हर रात शराब पीता था। नाविक ने कैप्टन से कहा कि उसने जो कुछ भी रजिस्टर में लिखा वही सच है। दोनों बातें सही थीं,
लेकिन दोनों से जो संदेश मिलता है वह एकदम भटकाने वाला है और उसमें सच्चाई की झलक नहीं है। बढ़ा चढ़ा कर कहना। सच को बढ़ा चढ़ा कर कहने से दो बातें होती हैं। पहला, इससे हमारी बात का असर कम होता है और हमारी विश्वसनीयता घटती है। दूसरा, यह एक लत की तरह है, यह एक आदत बन जाती है। कुछ लोग बात को बढ़ाए चढ़ाए बिना सच कह ही नहीं पाते। निष्कपट बने। निष्कपट होने मन की एक भावना है। इसका सबूत देना मुश्किल है। मन में कोई कपट रखे बिना दूसरों की मदद करने की भावना हमें अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद देती है। दिखावे से दूर रहें। मुसीबत में पड़े किसी दोस्त से यह पूछना काफ़ी अखरता है कि मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, क्योंकि ऐसा मदद करने के मकसद से नहीं बल्कि दिखावे के लिए कहा जाता है। अगर हम सचमुच मदद करना चाहते तो करने लायक कोई उचित काम सोचिए और कीजिए। बहुत से लोग अपने स्वार्थ को छिपाने के लिए इंसानियत का नकाब लगा लेते हैं ताकि जब कभी उन्हें तकलीफ हो तो वे बदले में हक जताते हुए सहायता मांग सकें। झूठी और बेकार की नाटकबाजी से दूर रहें। चेतावनी। निष्कपटता सही फैसले का मापदंड नहीं। कोई ईमानदार होते हुए भी गलत हो सकता है। शब्दों से अधिक काम बोलते हैं। किसको है प्यार सबसे ज़्यादा? जब नन्हा जान कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ माँ, फिर अपने भी काम को छोड़कर वो टोपी उछालता हुआ बगीचे में झूलने चला जाता है और छोड़ जाता है माँ को पानी भरने और लकड़ियाँ लाने के लिए। जब रोज नील कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ माँ, इतना कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है, तो वह आधे दिन तक माँ तो परेशान करती रही और जब वह खेलने चली गई तो माँ ने राहत की सांस ली। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ माँ। इस बार फैन ने कहा मैं कितनी खुश हूँ कि आज स्कूल बंद है, इसलिए मैं आज जी भरकर तुम्हारी मदद करूँगी। और वह छोटे भाई को गोद में लेकर झुलाती रही जब तक कि वह सो न गया। फिर उसने झाड़ू उठाई और फर्श साफ किया। वह पूरे दिन काम करती रही और खुश रही, उतनी ही खुशी और मददगार जितना कि एक बच्चा हो सकता है। हम तुम्हें प्यार करते हैं माँ, तीनों ने फिर कहा और सोने के लिए चले गए। आपकी समझ में उसकी माँ की क्या राय थी? किसको है प्यार सबसे ज़्यादा? उससे ईमानदारी बनाए रखें। प्राचीन ज्ञान कहता है ऐसी कोई भी चीज़ जो बेची और खरीदी जाए वह तब तक मूल्यवान नहीं होती जब तक उसमें एक न बिक सकने वाला अनमोल राज नहीं छिपा होता। वह खूबी क्या है? वह अनमोल खूबी जो हर उत्पाद में होती है वह है उसके बनाने वाले की विश्वसनीयता, ईमानदारी और उसकी प्रतिष्ठा। वैसे यह कोई राज नहीं लेकिन अनमोल जरूर है। ईमानदारी का एक और पहलू है जिस पर सवाल लग सकता है। 3 अधिकारी इस बात पर झगड़ रहे थे कि खाने का बिल कौन देगा। एक ने कहा मैं दूंगा क्योंकि मुझे टैक्स में छूट मिल सकती है। दूसरे ने कहा मुझे देने दो क्योंकि मुझे कंपनी से मिल जाता है। तीसरे ने कहा पैसा मैं दूंगा क्योंकि अगले हफ्ते में दिवालिया होने का घोषणा करने जा रहा हूँ। 19वां कदम, विनम्र बने। विनम्र के बिना आत्मविश्वास अहंकार बन जाता है। विनम्रता सारी खूबियों की बुनियाद है। वह आदमी की महानता को दर्शाता है। विनम्रता का अर्थ अपनी प्रतिष्ठा घटाकर कद को छोटा करना नहीं। सच्ची विनम्रता लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन बनावटी विनम्रता दूसरे को हमेशा परे धकेलती है। बहुत साल पहले एक घुड़सवार ने कुछ सैनिकों को देखा जो एक लकड़ी का गट्ठा उठाने की असफल कोशिश कर रहे थे। उस समय उनका नायक भी वहीं खड़ा था। घुड़सवार ने नायक से पूछा कि वह उनकी मदद क्यों नहीं करता। नायक ने जवाब दिया, मैं इनका नायक हूँ और मेरा काम इनको आदेश देना है। घुड़सवार अपने घोड़े से उतरकर उन सैनिकों के पास गया और उसने उस गट्ठे को उठाने में मदद की।
उसकी मदद से वह गड्ढा उठा दिया गया। घुड़सवार चुपचाप अपने घोड़े पर सवार हो गया और उस नायक ने बोला, अगली बार जब तुम्हारे आदमियों को सहायता की जरूरत पड़े तो तुम अपने कमांडर इन चीफ को बुला लेना। जब वह घुड़सवार चला गया तो नायक और सिपाहियों को पता चला कि वह घुड़सवार और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज वाशिंगटन थे। संदेश बिल्कुल साफ है। सफलता और विनम्रता हाथ में हाथ डाले चलती है। जब दूसरे हमारी प्रशंसा करते हैं तो आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। जरा इसके बारे में सोचिए। सादगी और विनम्रता महानता की दो निशानियां हैं। 20वां कदम, दूसरे को समझने और ख्याल रखने वाले बने। रिश्ते निभाने में हम सभी से गलतियां होती हैं। कभी कभी हम दूसरे की ज़रूरतों के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं, खासकर उनके प्रति जो हमारे बहुत करीब हैं। फिर इससे मायूसी और नाराज़गी पैदा होती है। मायूसी से बचने के लिए आपसी समझदारी जरूरी है। आपसी रिश्ते लोगों में पूर्णता होने के वजह से नहीं बनते, बल्कि वे आपसी समझदारी से बनते हैं। एक अच्छा इंसान बनने से पहले संतोष दूसरों का ख्याल रखने में मिलता है। इससे हमारी ख्याति अपनी आप ही बढ़ जाती है, जो हमारे जीवन का सबसे बेहतर बीमा है और जिसके लिए कुछ खास खर्च नहीं करना पड़ता है। कुछ लोग समझदारी दिखाने और ख्याल रखने की कमी को पैसे से पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरों को समझना उन पर पैसे खर्च करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमको समझें तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम भी दूसरे को समझें। किसी के साथ संवाद कायम करने के लिए उसे समझना जरूरी है। उदार बने। उदारता भावनात्मक परिपक्वता की पहचान है। उदार होने का मतलब है कि हम बिना किसी से कहे और औरों का ख्याल रखें और उनके लिए सोच विचारें। उदार लोगों को जिंदगी जैसे नियमतें देती हैं। स्वार्थी लोग अपनी उम्मीद सपनों में भी नहीं कर सकते। दूसरों का ख्याल रखें, क्योंकि स्वार्थी होने की कीमत चुकानी ही पड़ती है। दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील बने। व्यवहार कुशल बने। किसी भी रिश्ते में व्यवहार कुशल का भी काफ़ी महत्व है। व्यवहार कुशल होने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को नाराज किए बगैर अपने बात कह देने की काबिलियत। दयालुता। पैसे से बहुत महंगा कुत्ता तो खरीदा जा सकता है, मगर वह पूंछ हमारे प्यार और दयालुता की वजह से ही लाएगा। दया का भाव जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में कब देर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। एक दोस्त के जीवित रहने उसके प्रति दयालुता दिखाना बेहतर है, बजाय इसके कि उसके मरने पर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाया जाए। दयालुता की भावना इंसान में अच्छी अनुभूति पैदा करती है, चाहे व्यक्ति इस भावना को किसी और के लिए दिखाए या दूसरे लोगों उसके प्रति दिखाएं। मीठी बोली बोलने से जीव को कोई तकलीफ नहीं होती। 21वां कदम, हर रोज शिष्ट बनने का अभ्यास करें। शिष्टाचार का मतलब है दूसरों का ख्याल रखना। यह उन दरवाज़ों को भी खोलता है जिन्हें खोलना मुश्किल हो। एक तहजीब वाला मगर कम मेधावी इंसान जीवन में उस आदमी की तुलना में बहुत आगे बढ़ेगा जो मेधावी हो लेकिन तहजीब वाला नहीं। छोटी छोटी बातें अहमियत रखती हैं और बड़ा फर्क डालती हैं। क्या आपको कभी किसी हाथी ने काटा है? सीधा सा जवाब है नहीं। क्या आपको कभी किसी मच्छर ने काटा है? हम में से बहुतों को छोटी छोटी परेशानियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। छोटे छोटे त्यागों का ही नाम शिष्टाचार है। इंसान को ये छोटे छोटे शिष्टाचार ही आगे ले जाएंगे, न कि चालाकियाँ। शिष्टाचार हमारे नैतिक व्यवहार की ही एक शाखा है। इस पर खर्च ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इससे हासिल बहुत कुछ होता है। कोई भी इंसान इतना बड़ा या इतना व्यस्त नहीं होता कि अपने व्यवहार को शिष्ट न बना पाए।
शिष्टाचार का मतलब है किसी बुजुर्ग या अपंग को बैठने के लिए अपनी जगह दे देना। शिष्टाचार एक मुस्कान या धन्यवाद के रूप में जाहिर किया जा सकता है। इसमें लागत कम लगती है और लाभ ज़्यादा मिलता है। इससे दूसरे व्यक्ति की नज़रों में आदमी की कीमत बढ़ जाती है। शिष्ट होने के लिए विनम्र होना जरूरी है। यह अफसोस की बात है कि लोग अपने अच्छे गुणों से भटक कर नीच बन जाते हैं। मैंने कई बार लोगों को गर्व से कहते सुना है, तुम नहीं जानते कि मैं कितना नीचे जा सकता हूँ। जहाँ भी संभव हो शिष्टाचार के बीज अवश्य बिखेरें। इनमें से कुछ जरूर जड़ पकड़ लेंगे और आपको अपनी और दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठाएंगे। व्यवहार, शिष्टाचार और व्यवहार साथ साथ चलते हैं। घर में शिष्ट व्यवहार करना उतना ही जरूरी है जितना कि बाहर वालों के साथ। घर में दूसरों का ख्याल रखने और अच्छा व्यवहार करने से गर्मजोशी और अपनेपन की भावना बढ़ती है। शिष्टाचार का मतलब है अच्छा व्यवहार करना, रूखा व्यवहार करने के बजाय। यदि हम शिष्ट व्यवहार करें तो इससे आत्मसंतुष्टि मिलने के साथ ही और भी कई फायदे होते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ज़्यादातर लोग शिष्ट व्यवहार क्यों नहीं करते। रूखे और असभ्य लोग थोड़े समय के लिए सफल हो सकते हैं, मगर ज़्यादातर लोग ऐसा व्यवहार करने वालों से दूर रहना चाहते हैं और ऐसे लोग आखिरकार नापसंद किए जाते हैं। बच्चों को बचपन से ही शिष्ट व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनका विकास हो सके और वे सब बड़े होकर परिपक्व एवं दूसरों का ख्याल रखने वाले बन सकें। एक बार शिष्ट व्यवहार सीख लेने पर यह उम्र भर साथ रहता है। यह दूसरों का ख्याल रखने और संवेदनशील होने के नज़रिए को दर्शाता है। ऐसी बातें बहुत छोटी और साधारण लगती हैं, लेकिन मेहरबानी करके शुक्रिया और मुझे माफ़ कर दीजिए जैसे छोटे छोटे जुमलों का इस्तेमाल करके इंसान काफ़ी लंबा रास्ता तय कर सकता है। याद रखें, शिष्ट व्यवहार के बदले सिर्फ शिष्ट व्यवहार मिलता है। उसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा और जितनी बार हो सके उतनी बार करें। शुरुआत में इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर बाद में आपको इसका लाभ मिलेगा। एक अच्छे इंसान की पहचान है और शिष्टाचार विनम्रता का दूसरा नाम है, जिससे थोड़ी सी लागत लगाने से किसी अकेले इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे संगठन को फायदा मिलता है। आपने देखा होगा, जब कोई चुटकुला सुना रहा होता है तो कोई दूसरा आदमी बीच में कूदकर चुटकुले की आखिरी लाइन सुनाकर दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और जब सब लोग हंस पड़ते हैं तब वह यह बताता है कि उसने यह चुटकुला कहाँ पढ़ा। इससे उस आदमी की बेहतर जानकारी भले जाहिर हो, मगर यह घटिया व्यवहार है। शिष्टाचार अच्छी परवरिश की पहचान है। बहुत से प्रखर और प्रतिभाशाली लोग सफलता इसलिए नहीं पा सके कि उनमें शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार की कमी थी। विनम्रता और शिष्टाचार सभ्य होने की निशानी है। सभ्यता और बदतमीजी सभ्यता की कमी को दर्शाते हैं। दूसरे लोग के प्रति सम्मान और शिष्टाचार का बर्ताव करें। एरिक हापर ने कहा, कठोरता एक कमजोर आदमी की झूठी ताकत है। 22वां कदम, हंसाने की आदत डालें और खुशमिजाज बनें। कुछ लोग खुशमिजाजी किस्म के होते हैं। आप भी हंसने हंसाने की आदत डालिए। इससे आप में अपनी कमियों पर भी हंसने की ताकत आ जाएगी। हंसने हंसाने की आदत इंसान को हर दिन अजीज और आकर्षक बना देती है। आपने अपने पर हंसना सीखें, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा महफूज मजाक है। खुद पर हंसने से हमको गिरकर उठने की शक्ति मिलती है। सारी दुनिया में हंसी हर दर्द की कुदरती दवा है। हंसी मर्ज को मिटा भले न सके, लेकिन उसके दर्द को बेशक कम कर सकती है। हंसने हंसाने में स्वस्थ करने की शक्ति है। एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस के लेखक डॉक्टर नॉर्म कजिन इस बात की जीती जागती मिसाल है कि इंसान अपनी लाइलाज बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है।
उसके बचने की आशा न के बराबर थी, लेकिन कजिन यह साबित करना चाहते थे कि अगर मन की शांति चीज़ों पर असर डालती है तो इसे साबित कर दिखाएंगे। अगर उन्होंने सोचा कि अगर बुरे ख्याल शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन पैदा कर सकते हैं तो उसका उल्टा भी सच होना चाहिए। अच्छे भाव जैसे खुश मिजाजी और हंसना शरीर में फायदा पहुंचाने वाले केमिकलों को पैदा करेंगे। वे अस्पताल छोड़कर होटल के एक कमरे में चले गए और वहां उन्होंने बहुत सारी हंसी मजाक वाली फिल्में देखनी शुरू की। इस तरह उन्होंने वास्तव में खुद को हंसते हंसते ही ठीक कर लिया। बेशक दवाइयाँ जरूरी है, मगर मरीज की जीने की इच्छा शक्ति अगर ज़्यादा नहीं तो उतनी ही जरूरी है। एक फनी बोन जीवन रक्षक भी हो सकती है और साथ ही जीवन की मुश्किलों का सामना करना थोड़ा आसान कर देती है। 23वां कदम, दूसरे का मजाक उड़ाएं और न ही उन्हें नीचा दिखाएं। घटिया किस्म के हंसी मजाक में ताने कसने, दूसरे को नीचा दिखाने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली बातें शामिल होती हैं। जिस मजाक में दूसरे पर कसे जाने वाले ताने शामिल हो वह घटिया किस्म का होता है। किसी चोट पहुंचाने वाले को माफ़ करना अपमान करने वाले को साफ करने से ज़्यादा आसान होता है। क्लिफ थॉमस ने कहा है कि जब किसी को शर्मिंदा होना पड़े, जब कोई दिल में दुख लेकर जाए, जब किसी महान चीज़ को छोटा बना दिया जाए, जब किसी की कमजोरी हंसी का कारण बने, जब किसी चीज़ को मज़ेदार बनाने के लिए बेअदबी की ज़रूरत पड़े, जब एक बच्चे को रुला दिया जाए और जब हर कोई हंसी में शामिल न हो सके, तब एक घटिया जोक होता है। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने का मज़ा हासिल करने वाले इंसान को हर चीज़ तब तक मजाक लगती है जब तक दूसरों पर बीतती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मज़ा लेने के लिए लड़के मेढकों को पत्थर मारते हैं। लड़कों का मज़ा मेढकों की मौत बन जाता है। यह मेढकों के लिए मज़े की बात नहीं है। हंसी का उपयोगी या खतरनाक होना इस बात पर निर्भर होता है कि हम किसी व्यक्ति के साथ हंस रहे हैं या उस पर हंस रहे हैं। जब हंसी का मकसद दूसरों का मजाक या हंसी उड़ाना हो जाए तब वह न तो मासूम होती है न ही अच्छा प्रभाव छोड़ती है। दूसरों की भावना को चोट पहुंचाना क्रूरता की निशानी है। कुछ लोगों को दूसरे को नीचा दिखाने में मज़ा आता है। ताने देने की आदत लोगों को हमसे दूर करती है। दूसरे को तकलीफ पहुंचने के खतरे से बचने के लिए कटाक्ष भरे मजाक से बचें। 24वां कदम, दोस्त पाने के लिए दोस्त बने। हम हमेशा अच्छे मालिक, कर्मचारी, जीवन साथी, माँ बाप और बच्चे चाहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमें भी अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। तजर्बा यही बताता है कि कोई इंसान पूरा नहीं होता, कोई नौकरी हर लिहाज से अच्छी नहीं होती और कोई जीवन साथी भी सभी गुणों से भरपूर नहीं होता। जब हम पूर्णता की तलाश करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि तब हमारे हाथ एक तरफ की परेशानी के बदले दूसरे तरफ की परेशानी लगती है। पश्चिम में 20 साल तक रहने के बाद मैंने पाया कि वहाँ तलाक की दर बहुत ऊंची है और जब लोग दूसरी शादी करते हैं तो पाते हैं कि उनकी नई जीवन साथी में पहले जीवन साथी वाली कमियां तो शायद न हों, लेकिन दूसरी तरह की बहुत सी कमियां होती हैं। इसी तरह लोग नौकरियां बदलते हैं या कर्मचारियों को नौकरी से यह सोचकर निकालते हैं कि बदले में बेहतरी मिलेगी, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एक कमी से छुटकारा पाया तो दूसरे गले पड़ गए। चलिए इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कोशिश करें। तलाक और नौकरी से निकलने जैसी कदमों को पहला नहीं बल्कि आखिरी सहारा बनाएं। त्याग। दोस्ती त्याग मांगती है और इम्तहान लेती है। दोस्ती और रिश्ते बनाए रखने के लिए त्याग, निष्ठा और ईमानदारी की जरूरत पड़ती है। त्याग बस यूं ही जाने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए अपनी आसानियाँ कुर्बानी करनी पड़ती है। स्वार्थ की भावना दोस्ती को तोड़ देती है। हल्के फुल्के रिश्तों को आसानी से
बन जाते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती बनाने के लिए, कायम रखने के लिए समय और प्रयास की ज़रूरत होती है। दोस्ती इम्तिहान की घड़ियों से गुजर कर ही मजबूत बनती है। हमें झूठे रिश्ते को पहचानना सीखना चाहिए। सच्चे दोस्त कभी अपने दोस्त का नुकसान नहीं चाहते। सच्ची दोस्ती जितना लेती है उससे ज़्यादा देती है और परेशानियों में भी मजबूती से टिकी रहती है। सुख के साथी। एक सुख का साथी उस बैंकर की तरह होता है जो आसमान साफ होने पर तो छाता उधार देता है, लेकिन बारिश होते ही उसे वापस ले लेता है। दो लोग जंगल के रास्ते जा रहे थे, तभी उन्हें एक भालू मिला। उनमें से एक ने तो झटपट पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन दूसरा ऐसा नहीं कर सका, इसलिए वह जमीन पर मुर्दों की तरह लेट गया। भालू उसके कान के पास अच्छी तरह सूंघकर चला गया। पहले आदमी ने पेड़ से उतरकर दूसरे से पूछा, भालू ने तुमसे क्या कहा? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, उसने कहा कि ऐसे दोस्त पर विश्वास मत करो जो खतरा आने पर उसे भुगतने के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दे। कहानी का संदेश दिन के उजाले की तरह साफ है। आपसी विश्वास और भरोसा हर दोस्त की बुनियाद है। लोग अलग अलग कारणों से दोस्त बनाते हैं। दोस्ती के कई तरह की होती है। पहला, सुख के साथी। ऐसे लोग तभी तक दोस्त रहते हैं जब तक दोस्ती में खुशी और मज़ा है। खुशी जाती है तो ऐसे दोस्त भी चले जाते हैं। दूसरा, सुविधा की दोस्ती। ऐसी दोस्ती कुछ हासिल करने के लिए की जाती है और टिकाऊ नहीं होती। यह 3 तरह की होती है। पहला, नज़दीकी। इस तरह की दोस्ती एक नमूना पड़ोसी से की जाने वाली दोस्ती है। इसके साथ रिश्ते बनाना सुविधाजनक होता है। हमें दोनों साथ साथ हंसते हैं, एक दूसरे के साथ जीते चीज़ों को बांटते हैं। इमरजेंसी की हालत में मदद पाने के लिए बगल में उसी का दरवाज़ा होता है। उसके साथ रिश्ते बनाए रखना आसान भी होता है, लेकिन नज़दीकी ख़त्म होने पर ऐसे दोस्त भी ख़त्म हो जाते हैं। फ़ायदा। दूसरा है फ़ायदा। ऐसी दोस्ती मतलब के लिए होती है। उसका पहुँच ऊपर तक है, वह पैसे वाला है, साधन संपन्न है, वह डॉक्टर है, वकील है। उससे रिश्ते बनाना किसी दिन फायदेमंद हो सकता है। इस तरह की दोस्ती ऐसे नज़रिए से की जाती हैं। इस तरह के रिश्तों की उपयोगिता खत्म होने पर दोस्ती भी खत्म हो जाती है। तीसरा, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। यह दोस्ती तब तक बरकरार रहती है जब तक दोनों का दुश्मन एक है, लेकिन उस दुश्मन के जाने पर वह दोस्ती भी चली जाती है। तीसरा है सच्ची दोस्ती। यह एक दूसरे की इज्जत पर आधारित होती है। सच्चे दोस्त वे लोग होते हैं जिनके मन में एक दूसरे के लिए भलाई होती है और वे उसी हिसाब से काम करते हैं। इसका आधार चरित्र और वचनबद्धता होते हैं। इस तरह की दोस्ती में दोनों तरफ से अच्छाई हमेशा बनी रहती है। ऐसी दोस्ती हमेशा बनी रहती है। खुशहाली में दोस्त बनते हैं, लेकिन मुश्किलें उनके असली रूप को दिखाती या जाहिर करती हैं। मतलबी दोस्त का वर्णन इस कविता में क्या खूब किया गया है। आप खुश होंगे तो लोग आपके पास आएंगे, आप दुखी होंगे तो वे आंखें चुराएंगे। वे आपकी सारी खुशियाँ बांटना चाहते हैं, मगर उन्हें आपका दुख नहीं चाहिए। अगर आप खुश हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे। आपके दुखी होने पर वे आपसे किनारा कर लेंगे। आपके मधुरता पैक को कोई नहीं नकारेगा, मगर ज़िंदगी के कड़वे घूंट आपको अकेले ही पीने पड़ेंगे। सच्ची दोस्ती में मदद करना एक दूसरे पर एहसान नहीं होता। यह दोस्ती की सहज अभिव्यक्ति होता है, उसका मकसद नहीं। अगर एक दूसरे से मदद हासिल करना दोस्ती का मकसद बन जाए तो मकसद खत्म होने पर दोस्ती भी खत्म हो जाती है। रिश्ते अपने आप नहीं बन जाते, उन्हें बनाने में समय लगता है। रिश्ते ईर्ष्या, स्वार्थ, अहंकार और रूखे व्यवहार की वजह से नहीं, बल्कि दयालुता, आपसी समझ और आत्मत्याग
के आधार पर बनते हैं। रिश्तों को महत्व देकर उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और एक बार रिश्ते बन जाएं तो उन्हें पौधे की तरह सींचना चाहिए। कोई भी पूर्ण नहीं होता। संपूर्णता की तलाश करने में निराशा ही हाथ लगती है। दोस्ताना सहयोग। बिना दोस्ताना सहयोग के सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। एक खुशमिजाज शख्सियत संतुलन को बनाए रखते हुए खुले दिमाग वाली और हालात के अनुसार ढलने वाली होती है। खुले दिमाग का मतलब ढीला ढाला या असहाय व्यवहार नहीं होता है। इसका मतलब किन्हीं हालात में नाप तोल कर सही समय पर जिम्मेदारी के साथ सही कदम उठाना होता है। खुले दिमाग का मतलब सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता करना भी नहीं होता। 25वां कदम, दूसरे की भावना को महसूस करें। दूसरे से किए गए और अपने साथ किए गए नाजायज व्यवहार को हम अलग अलग तराजू पर तौलते हैं। किसी अच्छी शख्सियत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण दूसरे की अनुभूतियों को समझना है, जिनमें यह गुण होता है कि वे खुद से यह सवाल पूछते हैं, मुझे तब कैसा महसूस होता जब कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। एक पिल्ला। एक बच्चा पालतू जानवरों की दुकान में एक पिल्ला खरीदने गया। वहाँ 4 पिल्ले साथ बैठे थे, जिनमें से हर एक की कीमत $50 थी। एक पिल्ला कोने में अकेला बैठा हुआ था। उस बच्चे ने जानना चाहा कि वह उनके बिकाऊ पिल्लों में से एक था और वह अकेला क्यों बैठा था। दुकानदार ने जवाब दिया कि वह उन्हीं में से एक है, मगर अपाहिज है और बिकाऊ नहीं है। बच्चे ने पूछा, उसमें क्या कमी है? दुकानदार ने बताया कि जन्म से ही इस पिल्ले की एक टांग बिल्कुल खराब है और उसके पूंछ के पास के अंगों में भी खराबी है। बच्चे ने पूछा, आप इसके साथ क्या करेंगे? तो उसका जवाब था कि इसे हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। उस बच्चे ने दुकानदार से पूछा कि क्या वह उस पिल्ले के साथ खेल सकता है? दुकानदार ने कहा, क्यों नहीं। बच्चे ने पिल्ले को गोद में उठा लिया और पिल्ला उसके कान को चाटने लगा। बच्चे ने उसी समय फैसला किया कि वह उसी पिल्ले को खरीदेगा। दुकानदार ने कहा, यह बिकाऊ नहीं है, मगर बच्चा जिद करने लगा। इस दुकानदार मान गया। बच्चे ने दुकानदार को $2 दिए और बाकी के $48 लेने अपनी माँ के पास दौड़ा। अभी वह दरवाजे तक ही पहुंचा था कि दुकानदार ने जोर से कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इस पिल्ले के लिए इतने $, क्यों खर्च कर रहे हो, जबकि तुम इतने ही $, में एक अच्छा पिल्ला खरीद सकते हो। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी बाएं पैर से पैंट उठाई। उस पाँव में उसने ब्रेस पहन रखी थी। दुकानदार ने कहा, मैं समझ गया, तुम इस पिल्ले को ले जा सकते हो। इसी को दूसरे की भावना समझने कहते हैं। हमदर्द बने। जब हम दुख बांटते हैं तो यह कम हो जाता है। जब यह सुख बांटते हैं तो यह बहुत बढ़ जाता है। सहानुभूति और समानुभूति में क्या अंतर है? सहानुभूति का मतलब है मैं समझता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। समानुभूति का मतलब है तुम्हें जो महसूस होता है वह मुझे भी महसूस होता है। ये दोनों ही मन की जरूरी भावनाएं हैं, लेकिन इन दोनों में से दूसरे के भावों को महसूस करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समानुभूति ज़्यादा जरूरी है। जब हम अपने ग्राहकों, मालिकों, कर्मचारियों और परिवार के लोगों के मनोभाव को खुद भी महसूस करते हैं तो हमारे रिश्ते कैसे हो जाते हैं, वे और अच्छे हो जाते हैं। इससे आपसी समझ, बूझ, निष्ठा, मन की शांति और उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। आप किसी व्यक्ति, समाज या देश की चरित्र की पहचान कैसे करते हैं? यह बहुत आसान है। सिर्फ यह देखने के लिए देखिए कि व्यक्ति या समाज इन 3 तरह के लोगों से किस तरह पेश आता है। पहला अपाहिज, दूसरा बुजुर्ग, तीसरा अपने मातहत या जूनियर से। सिर्फ इन 3 तरह के लोगों से ही। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने अधिकारों के लिए बराबरी में खड़े नहीं हो पाते। एक अच्छा इंसान बने। लायर सीयरर ने कहा है कि प्रतिज्ञा करें कि आप छोटों के साथ नरमी से, बड़ों के साथ करुणा से,
संघर्ष करने वाले के साथ हमदर्दी से और कमज़ोर व गलती करने वाले के साथ सहनशीलता से पेश आएंगे, क्योंकि हम अपने जीवन में कभी न कभी इनमें से किसी न किसी स्थिति से गुजरते हैं। धन्यवाद।